वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महिमाति सालेन टोपो, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर से। आज हम लगान का आधुनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या है, इसमें कैसे लगान प्राप्त होता है, इसके बारे में हम विस्तृत में देखेंगे। लगान का आधुनिक सिद्धांत रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर एक सुधार है। रिकार्डो के अनुसार भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है जिसमें सीमितता का गुण होता है, जिसके कारण भूमि पर लगान प्राप्त होता है। रिकार्डो ने भूमि को प्रकृति के द्वारा दिया हुआ निःशुल्क उपहार माना है और ये सीमित है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, कम भी नहीं किया जा सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्री इस कथन से सहमत नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार भूमि का प्रयोग केवल अनाज पैदा करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि भूमि का प्रयोग अन्य उपयोगों में भी उसका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करने का जो श्रेय है प्रोफेसर J.S. मिल को जाता है, परंतु इसका विकास अन्य अर्थशास्त्री जैसे जेवंस, पेरेटो, मार्शल, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने आधुनिक सिद्धांत का विकास किया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक उत्पत्ति के साधन आर्थिक लगान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अनुसार लगान एक बचत है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का अंतर ही लगान है। इसको हम एक सूत्र के द्वारा हम देख सकते हैं। यहाँ पर लगान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए सूत्र दिया गया है। लगान बराबर वास्तविक आय माइनस अवसर लागत, या इसको हम बोल सकते हैं लगान बराबर वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय के द्वारा लगान प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में परिभाषा भी दी गई है। एस्टोनियर एवं हेग के अनुसार लगान वह भुगतान है जो हस्तांतरण आय से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त जॉन रॉबिन्सन के द्वारा भी परिभाषा दिया गया है आधुनिक लगान सिद्धांत का। किसी साधन का लगान उस साधन के द्वारा उपार्जित वह आधिक्य है जो उसे ऐसी न्यूनतम राशि के ऊपर उपलब्ध होता है जिसके कारण वह अपना कार्य करने के लिए आकर्षित होता है। इसके आगे हम देखेंगे आधुनिक सिद्धांत का आधार। लगान के आधुनिक सिद्धांत का आधार साधनों की विशेषता है। इस संदर्भ में ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री वॉन वीजर ने उत्पत्ति के साधनों को दो भागों में बांटा है। इसमें पहला है पूर्णतया विशिष्ट साधन और दूसरा है पूर्णतया अविशिष्ट साधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्णतया विशिष्ट साधन क्या है। पूर्णतया विशिष्ट साधन वे होते हैं जिनका केवल एक ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए विशिष्ट साधन ही अवसर लागत शून्य होती है। और पूर्णतया अविशिष्ट साधन उसको कहा जाता है जिसमें जो साधन होते हैं जिनके एक से अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं, अथवा जो साधन है वो पूर्णतया गतिशील हो, इसको पूर्णतया अविशिष्ट साधन कहा जाता है। सच तो ये है कि उत्पत्ति का कोई भी साधन ना तो पूर्णतया विशिष्ट होता है और ना ही पूर्णतया अविशिष्ट। उत्पत्ति के साधन में विशिष्टता और अविशिष्टता दोनों के गुण पाए जाते हैं। कोई साधन किसी समय विशिष्ट हो सकता है तथा वही साधन दूसरी परिस्थिति में दूसरे समय में अविशिष्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो जैसे एक भूमि का टुकड़ा है जिसमें कपास की खेती की जा रही है ना, कपास की खेती की जा रही है। फसल काटने तक वह विशिष्ट रहेगा। फसल कटने के बाद उसमें मकान बना सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, अन्य फसल बोया जा सकता है या वहाँ पर उद्योग लगाया जा सकता है। इसलिए अब वह भूमि का टुकड़ा अविशिष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस भूमि का किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी साधन आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अविशिष्ट हो सकता है। इसको हम एक तालिका के द्वारा हम समझेंगे। यहाँ पर तालिका में देखिए एक शिक्षक की वर्तमान
आय, अवसर लागत, लगान, अवसर लागत के ऊपर जो बचत होता है वो लगान कहलाता है और साधन की प्रकृति को यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तालिका में 4 स्थिति को दर्शाया गया है। पहली स्थिति में शिक्षक की सेवाएं पूर्णतया अविशिष्ट है। यदि उसे किसी दूसरे सेवा में लगाया जाता है तो उसे वहाँ भी उतना ही वेतन मिल रहा है। पहले सेवा में 15,000 रुपये वेतन मिल रहा है तो दूसरे सेवा में भी उसे 15,000 रुपया वेतन मिल रहा है। जितना उसे वर्तमान व्यवसाय में मिल रहा है उतना ही उसको दूसरे व्यवसाय में भी वेतन मिल रहा है। तो यहाँ अवसर लागत के ऊपर कोई बचत नहीं हो रहा है, अर्थात लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। 15,000 में 15,000 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लगान है वो 0 है। तो वर्तमान आय और अवसर लागत आय यहाँ पर दोनों बराबर है। और दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में शिक्षक की सेवाएं वर्तमान व्यवसाय के लिए पूर्णतया विशिष्ट साधन है। यदि शिक्षक अपने वर्तमान व्यवसाय को छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय में काम करना चाहे तो उसे काम नहीं मिलेगा। देखिए, वर्तमान आय यहाँ पर 15,000 रुपया है और अवसर लागत 0 है। इसका मतलब ये है कि उस शिक्षक को दूसरे जगह कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो अवसर लागत है वो 0 है। शिक्षक की वर्तमान पूरी आय अवसर लागत के ऊपर बचत या लगान होगी, अर्थात शिक्षक की 15,000 जो रुपया वर्तमान आय है वही लगान होगा। तो यहाँ पर देखिए 15,000 में 0 माइनस किए तो 15,000 रुपया ही प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 15,000 रुपया है वो लगान होगी। तीसरी स्थिति में शिक्षक का व्यवसाय आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अविशिष्ट है। शिक्षक को दूसरे व्यवसाय में काम करने पर 10,000 रुपये वेतन मिल रहा है। शिक्षक की यह अवसर लागत हुई। इस स्थिति में शिक्षक को 15,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचत हो रहा है? 5,000 रुपये के बराबर बचत हो रहा है। ये अवसर लागत के ऊपर बचत है, यही जो बचत है वो लगान होगी। और चौथी स्थिति में देखिए, शिक्षक को वर्तमान व्यवसाय में 15,000 रुपये प्राप्त हो रहा है तथा दूसरे व्यवसाय में 20,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 20,000 रुपये अवसर लागत होगी। यहाँ पर 15,000 में 20,000 माइनस करने पर, घटाने पर जो प्राप्तांक होगा वो माइनस 5,000 रुपया प्राप्त होगा। ये जो 5,000 है ये हस्तांतरण आय कहलाएगा, लेकिन लगान एक बचत है, इसलिए ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। यहाँ पर शिक्षक को दूसरे व्यवसाय में 20,000 रुपये मिल रहा है, इसलिए यह अपने वर्तमान व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में चला जाएगा। अब दूसरे व्यवसाय से मिलने वाला जो आय है 20,000 रुपये वो उसकी वर्तमान आय हो जाएगी और 15,000 रुपये उसकी अवसर लागत हो जाएगी। इसलिए साधन का लगान 20,000 माइनस 15,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया हो जाएगा। तो ये 5,000 जो रुपया होगा वो लगान कहलाएगा। आगे हम आधुनिक सिद्धांत में मांग पूर्ति का कैसे विश्लेषण किया गया है इसको हम देखेंगे। लगान का आधुनिक सिद्धांत मांग एवं पूर्ति का ही एक सिद्धांत है। भूमि की मांग इसकी उपज से उत्पन्न होती है। यदि उपज की मांग बढ़ जाती है तो भूमि की मांग में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा? लगान बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए यदि देश की जनसंख्या बढ़ जाती है तो खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? भूमि की मांग भी बढ़ जाएगी और लगान में भी वृद्धि हो जाएगी। यही कारण है कि भूमि का जो मांग वक्र है वो बाईं से दाईं नीचे गिरता हुआ चला जाता है। इसके विपरीत भूमि की जो पूर्ति होती है वो स्थिर होती है। निजी व्यक्ति अपनी भूमि की अपनी पूर्ति को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन जो भूमि की पूर्ति है वो पूर्णतया बेलोच होती है। लगान चाहे कुछ भी हो, भूमि की पूर्ति स्थिर ही रहती है। लगान घटे या बढ़े, भूमि की पूर्ति स्थिर रहती है। इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र के द्वारा यहाँ पर एक ही प्रकार की भूमि की मांग पूर्ति का रेखा चित्र के द्वारा विश्लेषण किया गया है। यहाँ देखिए रेखा चित्र में एस वक्र भूमि की
पूर्ति को व्यक्त कर रहा है। यह वक्र भूमि की स्थिर पूर्ति को व्यक्त कर रहा है, इसलिए OI अक्ष के समानांतर ये खड़ा हुआ है। D1 भूमि की कुल मांग वक्र है। दोनों वक्र एक दूसरे को P1 बिंदु पर काट रहे हैं। SS वक्र और D1 वक्र एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? P1 बिंदु पर काट रहे हैं। यहाँ लगान OR1 है। यदि लगान OR1 से अधिक हो जाता है तो भूमि की मांग घट जाएगी और लगान पुनः OR1 हो जाएगा। यदि लगान OR1 से कम हो जाता है तो भूमि की मांग बढ़ जाएगी। चूँकि भूमि की पूर्ति कम है इसलिए लगान बढ़कर पुनः OR1 हो जाएगा। मान लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की मांग D1 से बढ़कर, रेखा चित्र में देखेंगे, D1 से बढ़कर D2 हो जाती है, लेकिन पूर्ति वक्र SS पर ही स्थिर रहेगा। दोनों वक्र एक दूसरे को P2 बिंदु पर काट रहे हैं। यहाँ लगान बढ़कर OR2 हो जाएगा। यदि भूमि की मांग D1 से गिरकर D3 हो जाती है तो मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? P3 बिंदु पर काटेंगे। यहाँ लगान गिरकर कितना हो जाएगा? OR3 हो जाएगा। यदि भूमि की मांग केवल D4 ही है, D4, तो उसका लगान गिरकर 0 हो जाएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भूमि की मांग बढ़ने पर लगान अधिक हो जाता है और भूमि की मांग कम होने पर लगान कम हो जाता है। आगे हम देखेंगे उद्योग के लिए भूमि की मांग एवं पूर्ति का विश्लेषण। किसी विशेष उद्योग के लिए भूमि की पूर्ति स्थिर या बेलोच नहीं होती है। यदि उद्योग अधिक लगान देने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे अधिक भूमि उपलब्ध हो सकती है। किसी विशिष्ट उद्योग के लिए भूमि की पूर्ति लोचदार होती है। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा हम समझेंगे। यहाँ पर OX अक्ष पर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और OY अक्ष पर लैंड रेंट को लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस रेखा चित्र में विशिष्ट उद्योग के लिए भूमि की मांग और पूर्ति को दर्शाया गया है। यहाँ पर पूर्ति वक्र जो है SS ऊपर उठता हुआ है। प्रारंभिक मांग वक्र D1 SS पूर्ति वक्र को P1 बिंदु पर काट रहा है। यहाँ लगान OR1 है और भूमि की मात्रा OM1 है, जिसका उद्योग द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अब भूमि की मांग बढ़कर D2 हो जाती है। पूर्ति और मांग वक्र एक दूसरे को P2 बिंदु पर काट रहे हैं। अब लगान OR2 होगा। यह उद्योग अधिक लगान देने के लिए तैयार है, इसलिए M1 M2 भूमि को अन्य उद्योगों से हटाकर इस उद्योग को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगान अधिक मिल रहा है। यदि मांग घटकर D3 हो जाती है तो भूमि का लगान भी गिरकर OR3 हो जाएगा और उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि की जो मात्रा है वो OM3 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि M3 M1 भूमि उद्योग के हाथ से निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि लगान कम मिल रहा है। अर्थात लगान अधिक मिलने पर उद्योग के लिए अधिक भूमि उपलब्ध होता है और उद्योग से कम लगान मिलने पर उद्योग के लिए कम भूमि उपलब्ध होता है। आगे हम देखेंगे लगान उत्पन्न होने के कारण। किन कारणों से आधुनिक लगान के सिद्धांत में किन कारणों से लगान उत्पन्न होता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। पूर्णतया लोचदार पूर्ति के कारण भी आधुनिक लगान सिद्धांत में लगान उत्पन्न होता है। यदि उत्पत्ति का कोई साधन पूर्णतया लोचदार है तो वह साधन पूर्णतया अविशिष्ट है। ऐसे साधन को किसी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि एक विशेष कीमत पर उस साधन की जितनी चाहे उतनी इकाई प्राप्त की जा सकती है, जो कि हम पहले तालिका में समझ चुके हैं। तालिका में बताया गया था कि उसी को यहाँ पर रेखा चित्र में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेखा चित्र में OX अक्ष पर
साधन की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर साधन की कीमत को लिया गया है। यहाँ पर देखिए पूर्णतया अविशिष्ट साधन की पूर्ति वक्र PS एक क्षैतिज रेखा है। इस साधन को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। साधन की समस्त हस्तांतरण आय अवसर लागत है। जितना साधन का जो अवसर लागत आय है उतना ही हस्तांतरण आय भी है। चित्र में साधन की कुल कीमत देखिए, कुल कीमत कितना है, OP इंटू ON कर देने से कितना मिलेगा, ONEP। ये कुल कीमत है साधन की। ये कुल कीमत ही कुल आय है, उसे कोई लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि भूमि से यानी या अन्य जो उत्पत्ति के साधन है उससे कोई भी लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों लगान प्राप्त नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अवसर लागत और हस्तांतरण आय जो है वो दोनों बराबर है। आगे हम देखेंगे पूर्णतया बेलोच पूर्ति, इसके कारण भी लगान उत्पन्न होता है। तो यदि साधन पूर्णतया बेलोच है तब साधन पूर्णतया विशिष्ट हो जाता है। ऐसे साधन की पूर्ति हमेशा स्थिर होने के कारण साधन का उपयोग भी किसी खास काम में ही होगा। जो साधन पूर्णतया बेलोच होते हैं उनकी अवसर लागत शून्य होती है। ऐसे साधन की कुल कीमत ही लगान होता है। तो यहाँ पर देखिए रेखा चित्र में देखिए SN रेखा साधन की बेलोच पूर्ति रेखा है और DD रेखा साधन की मांग रेखा है। तो यहाँ पर देखिए साधन की प्रति इकाई जो कीमत है वो OP है। संपूर्ण वास्तविक आय कितना हो गया, OPEN के बराबर होगी। इस स्थिति में साधन का हस्तांतरण आय शून्य होगी क्योंकि साधन में गतिशीलता नहीं हो रहा है, गतिशीलता यहाँ पर अनुपस्थित है। तो इस कारण साधन पूर्ण विशिष्ट बन जाता है, वह किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं जाना चाहता है। इसलिए साधन की कुल कीमत बराबर क्या हो जाएगा, OP इंटू ON बराबर क्या हो जाएगा, ONEP। यही साधन की कुल कीमत या साधन की कुल आय है जो कि लगान के बराबर होगी। आगे हम देखेंगे साधन आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अविशिष्ट। जब किसी साधन की मांग बढ़ने पर उसकी पूर्ति उस अनुपात में न बढ़कर कम अनुपात में बढ़ती है, तब ऐसी स्थिति में साधन की पूर्ति लोच पूर्ण लोच से कम होने के कारण वह साधन आंशिक रूप से विशिष्ट तथा आंशिक रूप से अविशिष्ट होता है। ऐसी स्थिति में साधन की वास्तविक आय उसकी हस्तांतरण आय से अधिक होगी। वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का अंतर ही लगान होगा, जो कि हम टेबल में देख चुके हैं। तीसरी स्थिति में वही स्थिति यहाँ पर इस रेखा चित्र में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस रेखा चित्र में पूर्ण लोच से कम पूर्ति वाले साधन के लिए लगान की व्याख्या यहाँ पर किया गया है। OS रेखा जो है वो साधन की वह न्यूनतम कीमत है जो साधन की क्रियाशीलता के लिए जरूरी है। कोई भी साधन को क्रियाशील होने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये कीमत होना ही चाहिए। OS कीमत साधन की मिलना ही चाहिए, तभी वह साधन एक जगह से दूसरे जगह क्रियाशील होगा। रेखा चित्र में साधन क्रमशः देखिए OQ1, OQ2, OQ3 तथा OQ मात्रा का प्रयोग करने के लिए क्रमशः साधनों को OP1, OP2, OP3 तथा OP कीमत अवश्य मिलनी चाहिए। इस प्रकार साधन पूर्ति रेखा SS के विभिन्न बिंदु, SS में कई बिंदु है जो दिख रहा है हमको रेड कलर में, K, R, T, E, ये साधन की विभिन्न मात्राओं के लिए OQ1, OQ2, OQ3 तथा OQ के लिए न्यूनतम कीमत को ये बता रहा है जिन पर साधन क्रियाशील होती है। चित्र में डॉट वाला जो भाग है, देखिए डॉट वाला जो भाग है SPE का जो क्षेत्रफल है ये लगान को बता रहा है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर साधन की OQ मात्रा के लिए
हस्तांतरण जो आय होगा वो हो जाएगा OSEQ क्षेत्र, OSEQ क्षेत्र जहाँ पर लिखा हुआ है हस्तांतरण आय। वास्तविक आय का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा OPEQ क्षेत्र, है ना। तो इस यहाँ पर यदि हमको लगान ज्ञात करना है तो हम कैसे लगान ज्ञात करेंगे? लगान ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लगान बराबर वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। यहाँ पर वास्तविक आय कितना है? OPEQ और हस्तांतरण आय कितना है? OSEQ। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो लगान प्राप्त होगा हमको कितना? SEP क्षेत्र, जो डॉट से हमको दिखाया गया है, ये जो क्षेत्र है ये लगान का क्षेत्र है। इतना यानी कि लगान प्राप्त हो रहा है। आगे हम देखेंगे संक्षिप्त में लगान के आधुनिक सिद्धांत की विशेषताएं। संक्षेप में लगान की जो आधुनिक सिद्धांत हम पहले पढ़े हैं उसी को हम विशेषताओं के रूप में ले सकते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को लगान प्राप्त होता है। लगान का संबंध केवल भूमि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, इसको अन्य साधनों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। दूसरी विशेषता है आधुनिक लगान सिद्धांत की सहायता से लगान को सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। यदि साधन की वास्तविक आय में से उसकी अवसर लागत को घटा दिया जाए तो लगान की राशि प्राप्त हो जाएगी। तीसरी विशेषता है लगान उत्पन्न होने का प्रमुख कारण साधनों की विशिष्टता का गुण है। चौथा जो विशेषता है साधन की अविशिष्ट होने पर या पूर्णतया लोचदार होने पर साधन को लगान नहीं मिल पाता है। और पांचवी जो विशेषता है यदि साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोच या पूर्णतया विशिष्ट है तो साधन को प्राप्त होने वाली कुल आय लगान होगी। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि लगान का आधुनिक सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है जो उत्पत्ति के प्रत्येक साधन पर लागू होता है, जैसे श्रम, पूंजी, संगठन आदि साधनों को भी लगान प्राप्त होता है। धन्यवाद।